हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं राजेश शर्मा। हमने गवर्नर राज्यपाल के दो पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। अब हम इससे आगे डिस्कस करते हैं गवर्नर राज्यपाल। देखिए, राज्यपाल पार्ट थर्ड। गवर्नर 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 की बड़ी भूमिका होती है किसी भी राज्य के स्मूथ फंक्शनिंग में, क्योंकि ये संवैधानिक हेड होता है। संवैधानिक मुखिया होता है किसी भी राज्य का। जिस राज्य का राज्यपाल है वो उस राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। तो इसमें हमने आर्टिकल 159 तक हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हम 160 आर्टिकल नंबर 160 से आगे डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 160 क्या कहता है। आर्टिकल 160 क्या कहता है। आर्टिकल 160 कहता है कि कोई भी कंटिंजेंसी हो, आकस्मिकताएं हैं, उन कंटिंजेंसी अराइज हुई उस दौरान राज्यपाल अपना काम नहीं कर पाएगा, तो राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए इस आर्टिकल में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 160 में आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। ओके फ्रेंड्स, कंटिंजेंसीज ओके फ्रेंड्स, कंटिंजेंसीज आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। अब इसको समझते हैं कि मान लो राज्यपाल कोई भी कंटिंजेंसी आ गई, आकस्मिकता आ गई और राज्यपाल अपने पद के जो कार्य हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट क्या करेंगे। देखिए, इस परिपेक्ष में राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट वो कोई भी ऐसा प्रावधान कर सकते हैं राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन के लिए कोई भी ऐसा प्रावधान कर सकते हैं जो उनको उचित लगे। थिंक फिट, एज ही थिंक फिट। ओके फ्रेंड्स, कंटिंजेंसी के दौरान, आकस्मिकता के दौरान राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए राष्ट्रपति कोई भी ऐसा प्रावधान जो कर सकते हैं जो उस राष्ट्रपति को उचित लगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ ये कंटिंजेंसी हैं, जो आकस्मिकताएं हैं जो संविधान में उल्लेखित नहीं है, उसमें राष्ट्रपति कोई भी ऐसा प्रावधान कर सकते हैं जो उनको सही लगता है। देखिए, इसमें यही है कि कंटिंजेंसी के दौरान, आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन, तो राष्ट्रपति। अब देखिए, जो कंटिंजेंसी हैं, आकस्मिकता हैं, कंटिंजेंसीज
कंटेंजेंसीज, आकस्मिकताएं जो हैं, इसमें जो इनका प्रावधान संविधान में नहीं है, संविधान में प्रावधान नहीं है, उनमें राष्ट्रपति को जो उचित लगता है उसमें वो प्रावधान कर सकते हैं। संविधान में कोई प्रावधान नहीं है उन कंटेंजेंसीज का कि अगर ये कंटेंजेंसीज है तो क्या करें, संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो जैसा राष्ट्रपति को उचित लगता है वो ऐसा प्रावधान कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि मान लो राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो फिर राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा। तो इसके लिए अस्थायी तौर पर, टेम्पररी तौर पर राष्ट्रपति उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर नियुक्त कर सकते हैं। राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करते हैं। अब देखिए, मान लो राज्यपाल की मृत्यु हो गई, अब पद है, कोई राज्यपाल के जो कार्य हैं उनका निर्वहन कैसे होगा। तो राष्ट्रपति उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर, टेम्पररी बेसिस पे, अस्थायी तौर पर राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त कर सकता है। अब इसको आप एक समरी वे में समझें कि कोई भी आकस्मिकता आ जाए, कंटेंजेंसी आ जाए, तो उस दौरान राज्यपाल अपने जो कार्य हैं, पद के कार्य, उनका निर्वहन नहीं कर पा रहा है। जैसे यहां मृत्यु हुई, और भी रीजंस हो सकते हैं, तो वहां पे वो कंटेंजेंसीज, वो आकस्मिकताएं जो संविधान में जिनका उल्लेखित ही नहीं है कि इसमें करना क्या है, समझ रहे हो फ्रेंड्स, वो आकस्मिकताएं कि इसमें क्या करना है, संविधान में जिनका कोई प्रावधान ही नहीं है, तो उन आकस्मिकताओं में, उन कंटेंजेंसीज में राष्ट्रपति को जो ठीक लगता है, एज ही थिंक फिट, वो प्रावधान कर सकता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 161। अनुच्छेद 161। देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राज्यपाल द्वारा क्षमादान और अन्य अधिकार देने की शक्ति। राज्यपाल द्वारा क्षमादान और अन्य अधिकार देने की शक्ति अंडर आर्टिकल 161। अब इसको समझते हैं हम, आर्टिकल 161 को। राज्यपाल के पास क्षमादान करने की शक्ति है और अन्य अधिकार भी हैं, जो कौन कौन से हैं उनको हम यहां समझते हैं। अब वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप बीच में से स्किप करोगे, जाओगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो क्षमादान और अधिकार देने की शक्ति, अब इसको समझते हैं। देखिए, राज्यपाल क्षमा
किन मामलों में कर सकता है और अन्य अधिकार क्या हैं राज्यपाल के, उसको देखते हैं। देखिए कि कोई भी व्यक्ति है उसको, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उसको राज्य कानून के अधीन या राज्य कानून के अकॉर्डिंग किसी भी कार्य के लिए दोषी पाया गया है, ठीक है, उस पर दोष सिद्ध हुआ है, दोष सिद्ध हो गया। देखिए कोई भी व्यक्ति है जिस पर राज्य कानून के अधीन या राज्य कानून के अकॉर्डिंग, स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग दोष सिद्ध हो गया, अब उसकी जो सजा है और दंडादेश है, देखिए सजा और दंडादेश, अब इसको आप बी अटेंटिव होके समझें कि कोर्ट सजा देता है, सेंटेंस देता है, पनिशमेंट देता है। कोर्ट ने अपना काम कर दिया, किसी भी आदमी को, कोई भी व्यक्ति है जिसने कोई भी ऐसा काम किया है जो ऑफेंसिव है, राज्य कानून के अकॉर्डिंग या अधीन, राज्य कानून के अधीन दोष सिद्ध हुआ है उस पर। अब दोष सिद्ध तो हो गया, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो करे तो क्या करे। कोर्ट ने तो उसको दे दिया, दोष सिद्ध हो गया, अब कोर्ट ने उसको सजा दे दी या सेंटेंस दे दिया, दंडादेश दे दिया, पनिशमेंट दे दिया। अब जो राज्यपाल महोदय हैं उनको अगर ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति वाकई में सही है और कानून क्या कहता है, जस्टिस क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि 100 आदमी गुनहगार अगर बच जाएं लेकिन एक बेगुनाह आदमी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये लॉ, कानून, जस्टिस। तो राज्यपाल महोदय को ऐसा लगता है, क्योंकि कोर्ट भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है, अगर ऐसा लगता है राज्यपाल महोदय को कि ये आदमी सही है, तो वो भी अपना एक, उनके पास जो अधिकार हैं उनका वो यूज करते हैं, क्षमादान देने का और अन्य सजा को कम करने का। देखिए कोई भी व्यक्ति है राज्य कानून के अधीन, दोष सिद्ध हो गया, अब सजा और दंडादेश यानी कि पनिशमेंट और सेंटेंस को राज्यपाल क्षमा कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, टाल सकते हैं और हटा सकते हैं। कम कर सकते हैं। देखिए किसी भी जो आदमी है जिसको राज्य कानून के अकॉर्डिंग दोष सिद्ध हुआ है, सजा और दंडादेश को राज्यपाल क्षमा कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, टाल सकते हैं, हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब जो मेजर क्वेश्चंस अराइज होता है ना कि क्या राज्यपाल पार्डन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, आपने अभी देखा
कि किसी भी व्यक्ति को जिस पर दोष सिद्ध हुआ है और उसकी सजा और दंडादेश को राज्यपाल क्षमा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, टाल सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, अगर एक आता है डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस, पार्डन, क्या राज्यपाल पार्डन कर सकता है? पार्डन का क्या मतलब है? एक समझिए एक्विटल, एक्विटल। अब जो डेथ सेंटेंस है, क्या राज्यपाल उसको पार्डन कर सकते हैं, क्षमादान दे सकते हैं? क्षमादान डेथ सेंटेंस में पार्डन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चाहे वो राज्य कानून के अधीन ही क्यों नहीं हो। जो मृत्युदंड है, जो मृत्युदंड है, चाहे वो राज्य कानून के अधीन या राज्य कानून के अकॉर्डिंग या राज्य कानून के अनुसार ही क्यों ना हो, वो मृत्युदंड जो स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग ही क्यों नहीं हो, डेथ सेंटेंस मृत्युदंड को पार्डन नहीं कर सकते गवर्नर, राज्यपाल डेथ सेंटेंस मृत्युदंड को क्षमादान नहीं दे सकते, पार्डन नहीं कर सकते। यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ओनली राष्ट्रपति महोदय इसको पार्डन कर सकते हैं। डेथ सेंटेंस को, मृत्युदंड को सिर्फ राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं, राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकते, एक पार्डन नहीं कर सकते। इस चाहे वो स्टेट लॉ ही क्यों नहीं, स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग या स्टेट लॉ के अधीन ही क्यों ना हो, लेकिन मृत्युदंड को कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, और वो सारी चीजें कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन क्षमादान नहीं दे सकते, पार्डन नहीं कर सकते डेथ मृत्युदंड को। अब देखिए, एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए आप कि किसी भी आदमी को मृत्युदंड डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, अब उस डेथ सेंटेंस को पार्डन राज्यपाल नहीं कर सकते, क्षमादान नहीं दे सकते, पार्डन नहीं कर सकते। यह सिर्फ अंडर आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास है। लेकिन वो क्या कर सकते हैं कि किसी को मृत्युदंड मिला है, देखिए राज्यपाल कर सकते हैं, किसी को मृत्युदंड मिला है, डेथ सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस है, तो वो यहां पे इसका जो इम्प्रिजमेंट मतलब आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, सिंपल इम्प्रिजमेंट में बदल सकते हैं, लेकिन इसको पार्डन नहीं कर सकते, क्षमादान नहीं दे सकते कि भाई तुम घर जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई भी आरोप नहीं है, तुम्हें कोई भी सजा पूरी नहीं करनी है, वो नहीं कर सकते, पार्डन नहीं कर सकते। इसको कम कर सकते हैं, आजीवन कारावास कर सकते हैं, आजीवन कारावास कर सकते हैं, और कोई भी सजा जो कम है वो कर सकते हैं, लेकिन पार्डन नहीं कर सकते, अवधि कम कर सकते हैं। अब यहां तक आपको समझ आया। अब एक सिंपल लैंग्वेज में देखिए कि किसी भी व्यक्ति को यदि डेथ सेंटेंस है, मृत्युदंड है, तो उसको राज्यपाल पार्डन नहीं कर सकते, क्षमादान नहीं दे सकते कि भाई तुम्हारे कोई भी दंड आपको टॉलरेट नहीं करना है,
किसी भी दंड से आपको नहीं निकलना है, किसी भी सजा से आपको नहीं निकलना है, आप घर जाइए, ये नहीं कर सकते। वो इसको डेथ सेंटेंस को कम कर सकते हैं, आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, और इससे भी कम कर सकते हैं। लेकिन इसको पार्डन सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। अब राष्ट्रपति जी भी किन किन मामलों में पार्डन कर सकते हैं, देखिए, कोई स्टेट का लॉ हो, सॉरी हाँ, स्टेट के लॉ में भी कर सकते हैं, सेंटर का लॉ हो उसमें कर सकते हैं, मार्शल कोर्ट हो, सैन्य जो कोर्ट होते हैं उसमें सिर्फ राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कि जो मार्शल कोर्ट है, मार्शल कोर्ट, सैन्य कोर्ट, इसके द्वारा किसी भी तरह का कोई भी दंड दिया गया हो किसी भी ऑफिसर्स को, मार्शल कोर्ट के द्वारा, सैन्य कोर्ट के द्वारा, इस मामले में राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है। राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। अब आप सिंपल वे में समझिए कि जो मृत्यु दंड है उसको राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते, पार्डन नहीं कर सकते कि आप जाइए घर, उसको कम कर सकते हैं, उसका कैरेक्टर कम कर सकते हैं, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। और जो सैन्य कोर्ट होते हैं उसके द्वारा कोई भी सजा दी गई है किसी भी ऑफिसर्स को, तो राज्यपाल के पास इस मामले में कोई भी शक्ति नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति पार्डन कर सकता है। यदि मार्शल कोर्ट से किसी को मृत्यु दंड मिला है, डेथ सेंटेंस मिला है, तो राष्ट्रपति पार्डन कर सकते हैं, लेकिन मार्शल कोर्ट, सैन्य कोर्ट के बारे में राज्यपाल के पास कोई भी शक्ति नहीं है। तो अब राज्यपाल महोदय क्या कर सकते हैं, कोई भी दंड है या दंडादेश है, सजा है, उसको क्षमा कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, टाल सकते हैं, उसका नेचर बदल सकते हैं, सजा की फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, टाइम कम कर सकते हैं। लेकिन अगर डेथ सेंटेंस है, चाहे वो स्टेट कानून, राज्य कानून के अकॉर्डिंग है, उसके अधीन है, फिर भी वो उसको पार्डन नहीं कर सकते। हाँ, उसको कम कर सकते हैं, बाकी और सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन पार्डन नहीं कर सकते। और जो सैन्य कोर्ट होते हैं, सैन्य कोर्टों के मामले में राज्यपाल महोदय को कोई शक्ति किसी भी प्रकार की प्राप्त नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति महोदय को मार्शल कोर्ट, सैन्य कोर्ट के बारे में शक्ति प्राप्त है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आर्टिकल नंबर 161। नेक्स्ट, अनुच्छेद 162। देखिए आर्टिकल 162 राज्य की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार। देखिए आर्टिकल 162 क्या कहता है, ये कहता है कि जो राज्य है, कोई भी स्टेट है, उसकी कार्यकारी शक्तियां का विस्तार। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, कौन कर सकता है। देखिए संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, देखिए संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य की कार्यकारी शक्तियों, राज्य की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार उन विषयों तक, देखिए उन विषयों तक सीमित होगा
जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है या अनुमति है। राज्य की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर, उन विषयों तक सीमित होगा जिन विषयों पर, देखिए राज्य विधानमंडल किन विषयों पर कानून बना सकती है, किन सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है। जो स्टेट, आपने लिस्ट सुनी होंगी, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। 3 लिस्ट होती हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और कंकरेंट सूची। तो जो केंद्रीय राज्य सूची है उसमें जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। तो इसकी जो कार्यकारी शक्ति है उन्हीं विषयों तक सीमित होगी जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। और राज्य विधानमंडल किस पर कानून बना सकता है? जो भी स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट जो लिस्ट है 7वीं अनुसूची में आपने देखा होगा 3 तरह की लिस्टें हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसमें जो स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची है, उन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। तो आपने ये यहां से समझा कि राज्य की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार केवल उन विषयों तक सीमित होगा जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 163 देखिए। अनुच्छेद 163 ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्यपाल महोदय काम करेंगे स्टेट की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए। न्यूट्रल पद होता है, निष्पक्ष पद होता है राज्यपाल का। तो देखिए राज्यपाल कि एड एंड एडवाइस के लिए, एड एंड एडवाइस, एड सहायता और सलाह, राज्यपाल के कार्यों के लिए, राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। अब इसको एक सिंपल वे में समझिए। ये जो आर्टिकल कहता है 163 कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर। राज्यपाल के फंक्शनिंग जो भी हैं
उनको निर्वहन करने के लिए राज्यपाल के लिए सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके फ्रेंड्स, अब इसको देखते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषद है, उसका मुखिया कौन होता है? उसका मुखिया होता है मुख्यमंत्री। तो इसको देखिए, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? सीएम, मुख्यमंत्री हेड होता है, मंत्रिपरिषद का हेड होता है चीफ मिनिस्टर। अब मंत्रिपरिषद क्या है? सलाह और सहायता प्रदान करती है राज्यपाल के लिए, एड एंड एडवाइस। लेकिन एक बात आप यहां पर देखिए, मंत्रिपरिषद राज्यपाल के लिए सलाह और सहायता प्रदान करती है, एड एंड एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन उन मामलों में नहीं, उन मामलों में नहीं जिनमें राज्यपाल को अपने विवेक से काम करना हो, राज्यपाल को अपने विवेक से काम करना हो या फैसला लेना हो। ये 163(2) में अंडर आर्टिकल 163 क्लॉज 2। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहां पे आप सिंपल वे में इसको एक टर्म्स में समझ दिए कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद होती है, वो सलाह देती है उसके कार्यों के लिए। लेकिन उन मामलों में नहीं जो राज्यपाल की जो डिस्क्रिशनरी जो पावर है, जो काम उसको अपने विवेक से करने हैं, उसमें सलाह और सहायता मंत्रिपरिषद की बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, उनमें नहीं। बाकी राज्यपाल महोदय मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करते हैं, लेकिन इन मामलों में नहीं जो अपने विवेक से काम करने, जिसमें डिस्क्रिशनरी पावर है राज्यपाल को, ये अंडर आर्टिकल 163 क्लॉज 2 में आते हैं। तो आपने देखा जो राज्यपाल है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं। राज्यपाल की सलाह, एड एंड एडवाइस के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी उसके कार्यों के लिए, लेकिन उन मामलों में नहीं जिनमें राज्यपाल महोदय को अपने विवेक से काम करना है, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करना है। नेक्स्ट, आर्टिकल 164, राज्यपाल के सलाह और सहायता, एड एंड एडवाइस के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, उसका हेड होता है सीएम, मुख्यमंत्री। लेकिन राज्यपाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे ही काम करते हैं, लेकिन उन मामलों में नहीं जिनमें उनको डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करना हो, अपने विवेक का यूज करना हो, उसमें नहीं, अंडर आर्टिकल 163 क्लॉज 2। अनुच्छेद 164, 164। अब देखिए जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो 164 में ही होती है, अंडर आर्टिकल 164। इसमें देखिए, मंत्रियों से संबंधित अन्य मामले जैसे कार्यकाल, नियुक्ति, वेतन इत्यादि। ओके फ्रेंड्स, अंडर आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और जो अन्य मंत्री होते हैं उनसे संबंधित अन्य मामले जैसे उनका कार्यकाल,
उनकी नियुक्ति, उनके वेतन, वो अंडर आर्टिकल 164 में डिस्कशन किए जाते हैं, अंडर आर्टिकल 164। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए मुख्यमंत्री, यहां देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं, राज्यपाल। और मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति ये भी राज्यपाल महोदय करते हैं, राज्यपाल। लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से, जिसको मुख्यमंत्री मंत्री बनवाना चाहे तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की सलाह से। मुख्यमंत्री जो रिकमेंड करता है या उनकी सलाह से मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इनका जो कार्यकाल होता है, अब देखिए मंत्रियों का कार्यकाल, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। अगर कार्यकाल की बात करें तो मंत्रियों के बारे में क्या है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। वेतन इनका देखिए, मंत्रियों का कौन डिसाइड करता है? राज्य विधानमंडल ये डिसाइड करता है। वेतन एंड इनके भत्ते जो भी हैं, वेतन, सैलरी एंड रेन्यूमरेशन, वेतन और भत्ते मंत्रियों के राज्य विधानमंडल डिसाइड करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद, देखिए मंत्री परिषद, इसकी क्षमता क्या होती है? मंत्री परिषद की कितने लोगों को मंत्री बना सकते हैं? तो ये है 15% जो टोटल कैपेसिटी है विधानसभा की। ओके फ्रेंड्स, विधानसभा की टोटल जो क्षमता है उसके 15% आप मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल कर सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। ठीक है, नियुक्ति आपने देखी, वेतन देखा, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल अगर बाइकैमरल है तो मान लो आपकी विधानसभा और विधान परिषद अगर दोनों का सदस्य नहीं है, कोई भी व्यक्ति राज्य विधानसभा और विधान परिषद यानी कि विधानमंडल का सदस्य नहीं है और उसको मंत्री बना दिया जाए, मिनिस्टर बना दिया जाए, तो जब से वो मिनिस्टर बनेगा 6 महीने के अंदर में उसको विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अगर वो सदस्यता नहीं ले पाते हैं तो उनको अपने पद से हटना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ये अंडर आर्टिकल 164। अब है नेक्स्ट आर्टिकल 165, अंडर आर्टिकल 165। व्हाट इज, क्या है अंडर आर्टिकल 165 में? अनुच्छेद 165। इसमें देखिए, हाँ 164 में एक चीज और थी अंडर आर्टिकल 164 में कि जो मंत्री परिषद है वो संयुक्त रूप से
ओके, संयुक्त रूप से, कलेक्टिवली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संयुक्त रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होंगे? विधानसभा के, विधानसभा के। ओके फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से किसके प्रति? विधानसभा के। अब हमें अंडर आर्टिकल 165 देखते हैं। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य के महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता है? 165 अंडर आर्टिकल 165, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य के महाधिवक्ता सरकार के जितने भी लीगल केसेज होते हैं उनमें यह किसी भी कोर्ट में उपस्थित होते हैं, सरकार की पैरवी करते हैं। इनकी जो नियुक्ति होती है, कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। अंडर आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य के महाधिवक्ता कौन अपॉइंट करता है? राज्यपाल। इनके पारिश्रमिक, वेतन भत्ते वगैरह कौन डिसाइड करता है? राज्यपाल। राज्यपाल डिसाइड करता है, जो भी पारिश्रमिक वगैरह है वो राज्यपाल डिसाइड करता है, नियुक्ति राज्यपाल करता है। और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। समझ रहे हो आप? फिक्स टेन्योर नहीं है कार्यकाल इनका। राज्यपाल जब इच्छा हो तब इनको हटा सकते हैं, प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इनकी नियुक्ति करते हैं, इनके वेतन वगैरह भत्ते जो भी पारिश्रमिक है राज्यपाल डिसाइड करते हैं, उनके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अब देखिए एडवोकेट जनरल बन कौन सकता है? ये भी तो है ना, राज्यपाल महोदय किसको बनाते हैं? एडवोकेट जनरल, राज्य का जो महाधिवक्ता नियुक्त होता है वो उच्च न्यायालय, देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने या बनने की क्षमता रखता है। ओके फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की उसके अंदर पैरामीटर्स हैं, फुलफिल करता है, क्षमता है। अब देखिए 62 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को भी महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या 62 साल से उम्र से अधिक व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है? बिल्कुल किया जा सकता है। एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का जस्टिस, न्यायाधीश, जज बनने की, जिसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं, जो योग्यताएं हैं, उनको रखता हो। अब देखिए और क्या है एडवोकेट जनरल कि ये किसी भी सदन में, देखिए अगर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में, देखिए राज्य विधानमंडल
विधानमंडल के सदनों में उनकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। दोनों सदनों में उनकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते, लेकिन वोट नहीं डाल सकते, डाल सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, किस आर्टिकल में आता है ये? आर्टिकल अनुच्छेद 177 177 अनुच्छेद। ओके फ्रेंड्स, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों सदनों में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, कार्यवाही में बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता अंडर आर्टिकल 177। तो हमने आर्टिकल 165 तक यहाँ डिस्कशन किया है। पार्ट थर्ड इसका हमने डिटेल से आर्टिकल 160 से 165। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इसका पार्ट हम लेके आएंगे पार्ट 4, वो बहुत जल्दी लेके आएंगे। आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और फ्रेंड्स आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।